वेलकम एवरीबॉडी। भूगोल के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पेपर फर्स्ट के बी सेक्शन जो इन्वायरमेंट का है, यूनिट फोर्थ से टाइप ऑफ इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर पर चर्चा करेंगे। इसके पहले आपको बताया गया मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, और उसी क्रम में आगे चलते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या के आकार के संबंध में। आइए समझने का प्रयास करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी को। देखिए, आर्थिक तथा उससे रिलेटेड जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए किसी भी क्षेत्र में संसाधनों के उपयोग का जो पैटर्न मिलता है, प्रतिरूप मिलता है, उसे उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के रूप में आप समझ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के निर्धारण में कुछ चीज़ें मुख्य कारक के रूप में होती है। उसमें है समस्त अनुप्रयुक्त औजार, जो औजार यूज होगा। देखिए, इकोनॉमी का टाइप धीरे धीरे बदलता है। पहले वो अविकसित अवस्था में रहता है, धीरे धीरे वो विकास के सोपानों को तय करते हुए विकसित अवस्था की ओर जाता है। तो इसमें जो प्रमुख कारक हैं वो है औजार, अनुप्रयुक्त औजार। दूसरा है प्रक्रियाएं, प्रोसेस। प्रोसेस क्या होगा? तीसरा है आर्थिक संगठन। और इन सभी जो कारक है उनका जब प्रभाव पड़ता है तो वो जीवन के विकास स्तर को निर्धारित करता है। और इन सब में जो आर्थिक क्षमता है वो एक बड़ा एलिमेंट होता है, एक बड़ा कारक होता है। मानव के वे समस्त जो प्रोसेस है, अनुक्रियाएं हैं, जो आर्थिक लाभ से प्रेरित होती है, भौतिक संसाधन हो गया, जनसंख्या, परिपक्व जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में हो, तकनीकी उपलब्धि जो है उसकी विविधता होनी चाहिए, क्षेत्रीय विभिन्नता को जन्म देती है, जिसके कारण पूरे दुनिया में अलग अलग प्रकार के जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है, आर्थिक भूदृश्य है, वो दिखाई देता है। आधारभूत रूप से जो इकोनॉमी एक्टिविटी है, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, वो निर्भर करता है कि उस वातावरण में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार के हैं या कौन कौन से संसाधन वहाँ पर उपलब्ध हैं। और जब नेचर में वो संसाधन उपलब्ध हैं या वातावरण में, तो उन संसाधनों के उपयोग के लिए जनसंख्या कैसी है, जनसंख्या का आकार कैसा होगा, कितने जनसंख्या के लिए वो पर्याप्त होगा, और उन संसाधनों को वो प्रोसेस करके ज़रूरी चीज़ें बना सके या अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने में सफलता हासिल कर सके।
तकनीकी उपलब्धि होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है और रिसोर्सेज है तो आप उसका बेटर और बेस्ट उपयोग नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी जो बात होती है मनुष्यों में वो होता है चयन की क्षमता। ये जो चयन क्षमता है, ह्यूमन चॉइस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है अर्थव्यवस्था के निर्धारण में, जीवन स्तर के विकास के लिए। कि अगर आप सही रिसोर्सेज सेलेक्ट करते हैं, सही प्रोसेस में जाते हैं, आपके पास पर्याप्त जनसंख्या है, टेक्नोलॉजी से आप परिपूर्ण हैं, तो आप एक अच्छे जीवन स्तर को प्राप्त करने में सक्षम हैं। तो जो विकास है इकोनॉमी का या अर्थव्यवस्था का, वो कुछ क्रम में होता है। ये है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, आप देख रहे हैं स्क्रीन में। तो ये इसका कुछ क्रम है। तो सबसे पहले बात करते हैं भोजन संग्रह अवस्था की। तो ये जो भोजन संग्रह की जो अवस्था है, ये आदिमानव से प्रारंभ होता है। आदिमानव भोजन संग्रह करने की जो उसकी क्षमता है वो बहुत सीमित थी, जबकि आधुनिक मानव न केवल ये पृथ्वी में संसाधनों का उपयोग से संतुष्ट होता है, वो विभिन्न ग्रहों और उपग्रहों तक चले जाता है। आज से करीब 8 से 10 हज़ार वर्ष पहले का मानव, जिसे आप आदिम युग के नाम से जानते हैं, बिल्कुल असंगठित था। आर्थिक क्रियाएं केवल जो जहाँ पर पानी है, तालाब है, नदी है, जंगलों के आसपास सीमित था। फल फूल, कंदमूल, मछली आदि का वो संग्रह करता था, और उसका पूरा जो समय है वो भोजन की खोज में बीतता था। बाद में धीरे से पाषाण युग में वो पत्थर के हथियारों का उपयोग शुरू कर दिया, और जहाँ पर मनुष्य ने पत्थरों को हथियार के रूप में उपयोग किया, उस युग का नाम पाषाण युग कहा गया। जो भोजन संग्रह समाज का एक स्थल पर टिक नहीं पाता था, वो सिर्फ भोजन, जहाँ पर उसको ऐसा लगता कि यहाँ पर भोजन प्राप्त हो सकता है, वो वहाँ चले जाता है। कुछ लोग मछली मारने वाले नदी और तालाब के आसपास रुकने की बाध्यता हुई भोजन के लिए, तो थोड़ा सा उसमें स्थिरता आया कि वो नदी या तालाबों के पास रुकने लगे। इसके साथ ही वो कृषि धीरे धीरे उसका जो ट्रेंड बढ़ता गया। एक जगह जब वो रहना चालू किया तो उस जगह से थोड़ा सा लगाव उसको हो गया। वहाँ पर उनकी जो स्त्रियाँ थी वो कुछ पौधों को उगाई, और कुछ वो पशु को पालने लगा। पशु और पौधों के प्रति लगाव बढ़ते गया और पशुचारण और कृषि को जन्म दिया। इस समय जनसंख्या बहुत कम थी, वातावरण के साथ उनका सामंजस्य, या वो पूरी तरह से वातावरण से प्रभावित हुआ करते थे। धीरे से जो मानव समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो पशु पालने का उनका क्रम था, वो लाभदायक महसूस होने लगा। खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और मकान के लिए
जो पशु है उसका वो विविध रूप से उपयोग करने लगा। जीवन को सिस्टमेटिक बनाने का वो आधार बन गया। आज देखते हैं आप कि आज भी किर्गिज, बद्दू, मसाई आदि जो जातियां हैं वो पशुपालक जातियां हैं। इसके बाद के क्रम में आते हैं जिसे कहा गया है कि कृषि कर्म अवस्था या कृषि अर्थव्यवस्था। इसका विकास आज से करीब वही 8,500 साल पहले शुरू हुआ। कृषि का जो सबसे प्राचीन प्रमाण पाया जाता है वो ईरान में पाया जाता है, जहाँ पर गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। और जो कृषक लोग होते थे वो गांवों में निवास करते थे। कृषि के साथ वो पशुपालन भी करते थे। ये सिलसिला धीरे से चाइना, भारत तक फैला हुआ था। इसके दो पैटर्न मिलते हैं। पहला तो है स्थायी कृषि, एक जगह रह के, और दूसरा है परिवर्तनशील कृषि या अस्थायी कृषि। जैसे ही कृषि करने लगे जो प्रारंभिक समाज था, तो उसने उसके आजू बाजू वाले जो कार्य हैं उसको भी जन्म दिया। गृह उद्योग, पशुपालन और सामाजिक व्यवसाय और सामाजिक जो संगठन के बिंदु हैं वो उभरने लगे। कृषि में थोड़ा सा ज़्यादा उत्पादन हुआ तो भोजन की समस्या का समाधान हुआ। कृषकों के लिए उपकरण, उपभोक्ता सामग्री बनाने वाले कारीगर, व्यापारी और सुरक्षा के लिए सामंतों का उदय हुआ। इस अवस्था में ये जो काल रहा है जब कृषि का प्रारंभ हुआ, इसमें सामाजिक राजनीतिक संगठन की थोड़ी सी नींव पड़ी, जो आगे चल के सामंती कृषि व्यवस्था में बदल गई। बात करते हैं सामंती कृषि व्यवस्था की। जैसे ही जातियों का उदय हुआ, राजतंत्र या जो युद्ध में माहिर होते थे, सामंती व्यवस्था का प्रभाव बढ़ गया। जो समाज है वो शोषित और शोषक वर्ग में बट गया। जैसे ही ये हुआ तो कृषि का जो कार्य है उसमें चेंज आया। जब विविध प्रकार के नगरीय आवास, आवागमन के साधन, सिंचाई की सुविधा, बाजार, हाट, प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा का उपाय, इस युग में कृषि कर्म का विशेषीकरण शुरू हो गया। जब उपयोगी फसलों का चुनाव और उत्पादन केवल खाने के लिए नहीं बल्कि वो ट्रेडिंग के लिए या व्यापार के लिए किया जाने लगा। जो गांव हैं वो कृषि के केंद्र बने और जो नगर है वो बाजार या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने लगा, जहाँ व्यापार, उद्योग, राजनीति और सुरक्षा से संबंधित जो कार्य हैं वो केंद्रित होने लगे। और ये कार्य आज भी जीवित है। आप देख लीजिएगा अपने पूरे एरिया में जो गांव है और एक वो आसपास 8-10 किलोमीटर में कोई मार्केट रहता है। वहाँ पर खेती तो नहीं होती लेकिन तमाम व्यापार वहीं से संचालित होता है। ये पैटर्न आज भी आप देख सकते हैं। नगरीकरण और पूंजीवादी जो व्यवस्था है, नगरीकरण और पूंजीवाद, ये भी एक इकोनॉमी टाइप का प्रकार है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये इधर विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमी का जो पैटर्न है वो सिस्टमेटिक होते जा रहा है।
सामंती जो व्यवस्था है, पहले वाला जो चर्चा कर रहे थे, उसने कृषि व्यवस्था के कारण अनेक कारणों जैसे प्रशासन, व्यापार, धर्म, प्रतिरक्षा और जो नगरीकरण है उसको बढ़ावा दिया। नगरों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को केंद्रित किया। कृषि का जो उत्पाद का आधिक्य हुआ, ज़्यादा उत्पादन होने लगा, तो भंडारण और व्यापार को जन्म दिया। नगर केंद्र बिंदु बन गए। आर्थिक कार्यों का वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के रूप में सामने आया। इस अवस्था में जहां एक और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक विकास को नया आयाम मिला, नया दर्जा मिला, गति मिली, वहीं जो राजतंत्री शोषण है उसके कारण कृषि में जो संलग्न लोग हैं उनके जीवन स्तर में कोई भारी प्रगति या विशेष प्रगति नहीं आई। कृषि जीवन का आधार थी, लेकिन वो आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाई। क्षेत्रीय संगठनों का विकास जरूर हुआ। इस क्रम में जो उपोष्ण जलवायु के क्षेत्र थे, जैसे भारत, चीन, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, जो पूर्णतः कृषि प्रधान देश थे, यहाँ पर कृषि से संबंधित जलवायु दशा थी। लेकिन इनकी तुलना में जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर जलवायु नियंत्रण के कारण सीमित उत्पादन ही संभव था, जिसके कारण इस देश के लोगों ने व्यापार और उद्योग की ओर मुड़े। इसी बीच 18वीं सदी में बहुत ही तीव्र औद्योगिक क्रांति हुई 1850 के आसपास, और नए आर्थिक कार्यों का संचालन इससे होने लगा, और जो कृषि पर आधारित क्षेत्र थे वहाँ पर जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। अगले क्रम में औद्योगिक समाज एवं तीव्र नगरीकरण। देखिए, यूरोप में जो जन्मी औद्योगिक क्रांति की लहर विश्वव्यापी होती गई। देखते ही देखते साधन संपन्न जो देश हैं उनका औद्योगिक उत्पादन के साथ वो बाजार भी खोजने लगे। वो उपनिवेशवादी देश बन गए, आप जानते ही हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन आदि देश दूसरे देशों में जाके अधिकार करने लगे। वो एक्चुअल में मार्केट खोज रहे थे। और विगत 200 वर्षों के औद्योगिक विकास और नगरीकरण ने यूरोप और अमेरिका को सर्वसंपन्न बना दिया। वहाँ का सारा लैंडस्केप, भूदृश्य नया हुआ और आपसी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई, जिसके कारण आप जानते हैं कि 2 विश्व युद्ध झेलना पड़ा। उद्योग के बढ़ते प्रभाव के कारण जो जनसंख्या का कंसंट्रेशन है वो नगरों की ओर हुआ। इस प्रकार इस अवस्था को महान अवस्था कहा गया। और इस महान अवस्था की विशेषताओं को अगर आप समझने का प्रयास करें तो कुछ बिंदु आते हैं। पहला तो हुआ पूंजी के उत्पादन में बड़े पैमाने पर जोर दिया गया। विविध जो टेक्नोलॉजी है उसका आविष्कार हुआ। जो साइंस है, विज्ञान है, उसका उत्पादन, उसका भरपूर उपयोग हुआ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए।
ऊर्जा का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ और मनुष्य के श्रम को बचाने के लिए, समय और श्रम को बचाने के लिए नए नए यंत्रों का आविष्कार हुआ। परिवहन साधनों के विकास से दूरियां कम होती गई, लेकिन क्षेत्रवाद बढ़ता गया। भौतिकवादी जीवन शैली का की प्रधानता रही, कृषि का व्यवसायीकरण हुआ और नई 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 कृषि पद्धति और टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ। इस तरीके से सच्चाई तो ये है कि जो ये सुविधाओं में वृद्धि होती गई, उसके कारण धनी और गरीब समाज के बीच में जो खाई है वो बढ़ती गई, और जो औद्योगिक विकास है उससे बहुत सारी समस्याएं आई, और खासकर पर्यावरणीय या नगरीकरण की जो समस्या है उनमें वृद्धि हुई। तो इस तरह से जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास क्रमशः इस पैटर्न में होती गई। आगे चलते हैं। जो अर्थव्यवस्था है उसके कुछ क्राइटेरिया है या उनका जो उसको डिसाइड करने के तरीके हैं, उनमें ये जो 6 बिंदु हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है संसाधन की उपलब्धता और उपभोग, कि भाई वहाँ उस क्षेत्र विशेष में किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं और उनका उपयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है या किस तरह से उसका उपयोग हो रहा है। दूसरा बिंदु है टेक्नोलॉजी का यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जो वहाँ पर संसाधन है उसके बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। क्षेत्र का आकार और विस्तार कैसा है, जनसंख्या पर्याप्त है कि नहीं है। देखिए, आपके पास रिसोर्सेज बहुत है और पॉपुलेशन नहीं है, वो भी एक समस्या है। आपके पास रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये और बहुत बड़ी समस्या है। आपके पास दोनों पर्याप्त मात्रा में टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप उस रिसोर्स का बेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। पूंजी की उपलब्धता, कि आपके पास पर्याप्त पैसा है कि नहीं उस संसाधन के दोहन के लिए। एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप देखिएगा गल्फ कंट्रीज़ में या मिडिल ईस्ट में पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है, लेकिन जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो यूरोपियन कंपनियां वहाँ पर जाके खोदती है। तो और बात आता है व्यापार एवं व्यवसाय की, कि आप व्यापार और व्यवसाय का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से इकोनॉमी के क्राइटेरिया को डिटरमाइन करने के लिए कुछ जो ये 6 बिंदु हैं वो काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं, इनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी या ऑक्यूपेशन बेसिकली इसके बाद आएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी तो एक तो होता है जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी, प्रायः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रकार इसमें पाया जाता है। जो देश विकसित हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास रिसोर्सेज है, इनके पास ह्यूमन रिसोर्स है और पूंजी की बहुलता है, तो ये विकसित देश कहलाते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, विकासशील देश है, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये देश डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज है
उनके पास ह्यूमन पावर है, ह्यूमन लेबर है, लेकिन पैसा और टेक्नोलॉजी की कमी है। और एक प्रकार है अर्थव्यवस्था का जिसे आप अनडेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। अनडेवलप्ड कंट्री, अविकसित देश, इनके पास बेसिकली रिसोर्स हैं लेकिन टेक्नोलॉजी और पैसा नहीं है। छोटे छोटे गरीब देश, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बहुत सारे जो देश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। सूडान हो गया, इथोपिया हो गया, युगांडा, वरांडा और बहुत सारे देश जहाँ पर लोगों का जीवन स्तर चिंताजनक है। आगे चर्चा करते हैं। जो ऑक्यूपेशन है या व्यवसाय है वो 3 प्रकार का होता है। पहला, प्राथमिक उत्पादन संबंधी व्यवसाय। प्राथमिक उत्पादन से रिलेटेड जो व्यवसाय है, इसका मतलब है कि आप सीधा इसका माइनिंग करते हैं, चाहे आप खदानें खोदिए या कृषि करिए, या आप किसी भी चीज़ को डायरेक्ट आप ले लेते हैं, उसको आप कहते हैं प्राथमिक उत्पादन संबंधी। प्राथमिक का मतलब ही है कि सीधा पहला उत्पादन। दूसरा है द्वितीयक उत्पादन से रिलेटेड जो व्यवसाय है, सेकेंडरी। जो चीज़ आपने प्राइमरी से लिया, सीधा प्राप्त किया, और एक प्रोसेस करके, एक प्रक्रिया के द्वारा उसके स्वरूप में परिवर्तित कर दिया, तो स्वरूप में परिवर्तित करने का जितना भी व्यवसाय है वो सेकेंडरी कहलाएगा। जैसे आपने कपास पैदा की, दैट इज़ ए प्राइमरी प्रोडक्ट। उस कपास से आपने रस्सी बना के आपने उसको कपड़े में तब्दील कर दिया, कपास को कपड़े में तब्दील कर दिया, वो सेकेंडरी हो गया। और जो टेलर उसको सिलेगा वो टर्सरी हो जाता है, तृतीयक उत्पाद हो जाता है। तो इस तरह से एक प्रोसेस के द्वारा प्राथमिक जो उत्पादन है, ये प्राथमिक उत्पादन है, उसमें प्रोसेस काम करता है, तो इसका जो कीमत है प्राथमिक उत्पादन का वो बढ़ जाता है, वो द्वितीयक उत्पादन कहलाता है। और जब सेवा संबंधी या सेवा से रिलेटेड या व्यापार या व्यवसाय में चले जाता है, आप ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं, वो तृतीयक उत्पादन या व्यवसाय कहलाता है। आज के लिए इतना। इस पावर पॉइंट को भाई अंजनी पटेल ने प्रिपेयर की है, उसका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद कि आप गंभीरता से इस व्याख्यान में शामिल हुए। जल्द मिलेंगे इस आश्वासन के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।